कि आदिवासी क्या बोलना चाहता है, ये कब से आप लोग शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये कौन सा संगठन है, ये क्या चाहते हैं। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं, कुछ लोगों ने एक ऐसा कमेंट्स किया कि सतीश पेंदाम, बिरसा ब्रिगेड, विचार मंच ये राष्ट्रवादी कांग्रेस में से जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, मैं अंदर की बात बता रहा हूं, सब लोग बाहर की बताते हैं। शरद पवार, बिरसा ब्रिगेड और आदिवासी विचार मंच साहब यानी जो संगठन है, हमारे आदरणीय पितातुल्य शरद पवार साहब, ये पैटर्न है हमारे स्वरक्षक है इस संगठन के। मैं बस्तर में गया था, 5 दिन पहले बस्तर गया, जहां पे पुलिस भी नहीं जाती है, मिलिट्री भी नहीं जाती है। वहां पे एक आदिवासी था, वो आदिवासी ने एक बनियान पहना था और फटी चड्डी थी साहब उसकी, बहुत गरीब था वो, और वो चश्मा लगाया था। मेरे को ऐसा लगा कि जरूर कुछ पढ़ा लिखा तो होगा। जब मैं सामने से गया, पीछे से आया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब मैं सामने से गया तो उस 70 साल के बुजुर्ग ने, उस 70 साल के व्यक्ति ने वो टी शर्ट निकाल के मेरे को ऐसी दिखाई। मैंने बोला आप कौन है? ऐसी दिखाई, एक तरफ बिरसा मुंडा का फोटो था और दूसरी तरफ शरद पवार साहब का फोटो था। मैंने पूछा शरद पवार साहब से आपका क्या रिलेशन है, आपका संबंध क्या है? बिरसा मुंडा से आदिवासियों का संबंध है, ये समझ में आता है, लेकिन शरद पवार साहब से संबंध क्या है ये किसी को समझ में नहीं आता है। आप कैसा लगा लिए ये फोटो? तो उस बुजुर्ग ने ऐसा फोटो निकाला और पेपर की कटिंग दिखाया मुझे कि ये देख, ये इंडियन एक्सप्रेस पेपर है जिसमें शरद पवार साहब ने लिखा है पहली बार कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी होने की मान्यता मिलनी चाहिए। फिर उस बुजुर्ग ने मेरे से पूछा क्या किसी आदिवासी नेता ने भारत के संविधान सभा में आजादी के बाद में यह प्रश्न उठाया? नहीं उठाया। किसी पार्टी ने आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिलनी चाहिए यह मांग उठाई? नहीं उठाई। इसीलिए मैं इस जंगल में रहने के बावजूद, मेरा अकेले के 6 घर है ये जंगल में, यहां कोई नहीं आता, नेता नहीं आता, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर मैंने शरद पवार का फोटो लगा के रखा हूं, क्योंकि हम जो हमारे साथ ईमानदारी से लड़ रहा है, हम उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकते हैं, यह आदिवासी आदमी ने बताया। साथियों, यह रिश्ता है शरद पवार साहब का, बिरसा ब्रिगेड का और आदिवासी विचार मंच का। अभी 15 अक्टूबर को विश्व के 8 देशों के आदिवासी आ रहे हैं और भारत के 21 राज्य के आदिवासी प्रतिनिधि नागपुर में आ रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। आजादी मिलने के बाद, 1993 के बाद यह पहली बार है कि भारत में ऐसी कोई मांग उठाई जा रही है। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह हलफनामा दिया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, भारत में आदिवासी नहीं रहते। यह हलफनामा भारत सरकार ने दिया संयुक्त राष्ट्र संघ में। यह हलफनामा जो है उसमें 2 बातें और लिखी थी कि एक भील वंश के लोग हैं
जो संस्कृत जिनके बोली भाषा में संस्कृत के शब्द आते हैं, इसलिए ये भी आदिवासी हो नहीं सकते। यानी जो संस्कृत बोलता है वो आदिवासी हो नहीं सकता, ये भारत सरकार ने बताई। वो भील के खिलाफ में बोले, बारेला के खिलाफ में बोले, गावित के खिलाफ में बोले। इस देश के आधे आदिवासियों के बारे में उन्होंने बोला है, और पूरे आदिवासियों के बारे में तो बड़ी अचानक अचंभित करने वाली बात बोला है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। अरे ये भारत का संविधान बोलता है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वही इस देश के आदिवासी है। ये डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जयपाल मुंडा के सवाल पे बोला कि ये अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, यही आदिवासी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2010-2011 में बोला कि ट्राइब्स आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया। ये इस देश के मालिक है, इनको मालिक होने का सम्मान मिलना चाहिए, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी होने का अधिकार मिलना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अरे इस देश में सुप्रीम कोर्ट बोलता है भगवान राम यहां पैदा हुए, बोले भाऊ, तो देश के लोग मान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह बोलता है कि आदिवासी इस देश के मालिक है, इनको मालिक होने का सम्मान मिलना चाहिए, देश के लोग नहीं मानते हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं मानते हैं। एक ही कोर्ट के दो फैसले, एक को मान्यता और एक को नहीं। यह ऐसा कोई देश में हो सकता है क्या? लेकिन भारत में हो रहा है। इसी बात को लेकर नागपुर में आने वाले 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग ले रहे भाई, जिसका नेतृत्व शरद पवार साहब करने वाले, हमारे पैट्रॉन करने वाले हैं, जिसमें भारत के 19 राज्य के लोग आएंगे, विश्व के 8 देशों के लोग आएंगे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करीब करीब 6 देशों के लोग आपके साथ में रहेंगे। यह पहली बार हो रहा है कि अफ्रीका का आदिवासी, ऑस्ट्रेलिया का आदिवासी, इराक का आदिवासी, इटली का आदिवासी, फ्रांस का आदिवासी भारत के आदिवासियों के लिए खुल के सामने आ रहा है। यह पहली बार हो रहा है। मैं आप सब लोगों को 15 अक्टूबर का सामाजिक निमंत्रण देता हूं और यह बता देना चाहता हूं कि ऐसा सम्मेलन 1993 के बाद में भारत में हुआ ही नहीं, और वो सम्मेलन का पीछे जो हमको प्रेरणा मिली है वो पवार साहब की मिली है। मैं इसलिए उनको मानता हूं। साथियों, जिस जगह पे हम लोग आए हैं, जिस कोली चबूतरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे शिवाजी महाराज की हिस्ट्री में, शिवशाही की हिस्ट्री में मेरे को एक उदाहरण बता दीजिए कि 150 आदिवासियों को खुलेआम कत्लेआम किया गया। बोले भाऊ, 150 आदिवासियों को खुलेआम मारा गया, उनकी गर्दनें काटी गई और उस चबूतरे पे ले जाके रखा गया। जब वहां से आदिवासी हटे तो सत्ता मुगलों की आना चाहिए था, लेकिन वहां पर पूरा साम्राज्य पेशवाइयों का कैसे हुआ? कैसे हुआ? किसने मारा आदिवासियों को? क्यों मारा गया? ऐसी हत्या शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के मानने वालों को पहली बार हुई है इतिहास में। ऐसा क्या था कि आदिवासी को ही मारा गया? इस बात पे कोई बात नहीं करता है। शिवाजी महाराज पर जो हिस्ट्री बनाई गई है उसमें से आदिवासी बाहर है। किला आदिवासियों का, लोग आदिवासी, उसके सैनिक आदिवासी और राजा शिवाजी। यह उदाहरण आपको देश में कहीं देखने नहीं मिलता है। आप यहां का हिस्ट्री निकालिए। जो शिवाजी महाराज की किसान सेना थी वो आदिवासियों की सेना थी। जो शिवाजी महाराज के
कार्यकाल में फारसी में वो जो चलता था, यानी आपका पूरा शासन का काम चलता था, संभाजी महाराज और यहां के महादेव कोड़ी आदिवासी, वारली आदिवासी, ठाकर आदिवासियों ने एक सजेशन प्रस्ताव पास किया शिवाजी महाराज के सामने कि जो राज्य की भाषा है वो प्राकृत होनी चाहिए। और जब प्राकृत भाषा आई तो पूरे राज्य के लोग शिवाजी महाराज के साथ में खड़े हुए। शिवाजी महाराज ने संस्कृत भाषा की बात नहीं की थी, प्राकृत भाषा की बात की थी। संस्कृत और प्राकृत में फर्क है। और जिसको मराठी बोला जाता है, यह मावड़ी भाषा है, यह आदिवासी भाषा है, यह इस देश की सबसे बड़ी भाषा है, जिसको स्टेट का रिकॉग्निशन होना चाहिए, लेकिन इसको एबोरिजिनल लैंग्वेज के रूप में भी रिकॉग्निशन होना चाहिए। यहां के मराठा भाई को पता चलना चाहिए वो किसका वंशज है, यहां के बहुजन भाई को मालूम होना चाहिए वो किसका वंशज है, यहां के दलित भाई को मालूम होना चाहिए वो किसका वंशज है, यहां के क्रिश्चियन को, यहां के मुस्लिम भाई को, यहां के सिख भाई को मालूम होना चाहिए वो किसका वंशज है। ये वनवासी वनवासी का कार्यक्रम बहुत अलग है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, यहां का मराठा, यहां का ओबीसी, यहां का दलित, यहां का अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएगा। आपकी कल्चरल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, आपको कोई नहीं पहचानेगा। आज जो अमेरिका का आदिवासी आपके साथ खड़ा होना चाहता है, वो केवल एक आदिवासी नहीं, यहां के मूलवासियों के साथ में खड़ा होना चाहता है। हम हिंदू धर्म के खिलाफ में नहीं है। आप हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, हम सिंधु संस्कृति की बात करते हैं। अरे जो पहले है, शिवाजी महाराज ने हर हर महादेव क्यों बोला? उस वक्त दूसरे भगवान का प्रचार नहीं चल रहा था क्या? महादेव क्यों बोला? आपको समझ में आना चाहिए। ये महादेव कोड़ी, हर हर महादेव, क्या संबंध था उसका? हड़प्पा मोहनजोदारो की जो संस्कृति थी, उसकी भाषा प्राकृत थी। अभी तक के संस्कृत भाषा में मोहनजोदारो हड़प्पा की जो लिपि है उसको पढ़ नहीं पाए, लेकिन मैं मराठी मावली भाषा में पढ़ सकता हूं। उस पर भगत का रिसर्च है। मैं गोंडी भाषा में पढ़ के बताता हूं आपको, महादेव कोड़ी की भाषा में, भिल्ली भाषा में पढ़ के बताता हूं, कोरकू भाषा में पढ़ के बताता हूं आपको, वारली भाषा में, ठाकर भाषा में पढ़ के बता सकते हैं। ये हम चैलेंज करते हैं। ऐसी क्या बात है कि 1993 में गवर्नमेंट बनी और इन्होंने प्रस्ताव भेज दिया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भारत में आदिवासी नहीं रहते का मतलब यह होता है कोले भाऊ कि भारत में आदिवासी वंशज नहीं रहते हैं। आप भी नहीं रहते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो रहते हैं, लेकिन जिस दिन आप बोलेंगे मैं मराठा हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं आदिवासियों का वंशज हूं, उस दिन आप भी नहीं है। जिस दिन आदिवासी वनवासी, उस दिन बाकी सब स्वर्गवासी। यह सच्चाई है। जो शिवाजी महाराज की किसान सेना थी, वो मावलों की सेना जो थी, वो आदिवासी सेना थी। सच्चाई है। शिवाजी महाराज को बचाने वाले लोग, उनको मालूम था कि अब हम मरने वाले हैं, बावजूद उसके उसको बचाने के लिए शिवा नाई नाम का व्यक्ति जाता है। वो शिवा नाई नहीं था, सलून वाला नाई नहीं था, वो आदिवासी वारली समाज का नाई था, जिसकी हिस्ट्री अभी मिलती है। आप कल्याण में जाइए, वहां पर एक क्षेत्र है, नदी है, जहां पे लोग घूमने जाते हैं। पड़गा करके क्षेत्र है। उस पड़गा क्षेत्र में शिवा नाई का आज भी अवशेष मिलता है। जो संघर्ष चालू है, वो संघर्ष पहचान के लिए है, वो अस्तित्व के लिए है। आदिवासियों को, ओबीसी को, मराठाओं को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को आज इतना सीनियर मोस्ट नेता मिल सकता है क्या?
आपके पास में शरद पवार साहब का कोई अल्टरनेट होगा तो दे दीजिए हमको। ऐसा कोई व्यक्ति हो जिनके पास में इतना अनुभव है, ऐसा कोई डॉक्टर है आपके पास में पवार साहब जैसा, जिनको समाज की बारीकी मालूम है। इसके बाद क्या है आपके पास? हमारे पास क्या है? आदिवासियों ने किसकी तरफ देखना चाहिए? हमारे जनरेशन के लिए आखिरी लीडर है हमारे, और पहले भी लीडर वही है। कौन पवार साहब के साथ में खड़ा है, कौन नहीं है, हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन यह सच है, पूरे देश के आदिवासी आज पवार साहब के साथ में है। साथियों, ये जो मूवमेंट है, ये जो मिशन है, इसको बदनाम करने का भी षड्यंत्र चल रहा है। आप मुस्लिम को आतंकवादी बोल दीजिए, आपको गोली मारने का अधिकार मिल जाता है। आप आदिवासियों को नक्सलवादी बोल दीजिए, वत्स पाटिल साहब, उसको गोली मारने का अधिकार मिल जाता है। यानी केवल लेबल लगा देते हैं। किसी भी आदिवासी को गढ़चिरौली के उसको बता दिए बस्तर के आदिवासी यानी नक्सलवादी। एक षड्यंत्र चल रहा है इस देश में आदिवासियों को नक्सलवादी बनाने का। उनकी पहचान नक्सल, अब आदिवासी क्षेत्र नहीं बोलते उसको, नक्सलवादी क्षेत्र बोलते हैं। वहां पैसा नक्सल विकास क्षेत्र के नाम से आता है, आदिवासी विकास क्षेत्र के नाम से नहीं जा रहा है। आपको एक संबोधन किया जा रहा है, वनवासी, नक्सलवादी, ये एक ही रूट के शब्द है। नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है, लेकिन आदिवासी नक्सलवादी नहीं हो सकता है। मेरे लिए, आपके लिए, इस संगठन के लोगों के लिए मंच पे जितने नेता बैठे हैं, जिरवड़ साहब हो या बहुत सीनियर नेता वत्स पाटिल साहब हो, कोले जी हो या बाकी सब लोग जो पवार साहब के साथ में खड़े हैं, आप लोग तो रह गए, लेकिन ये जो हुजूम है, ये जो आंदोलन है कि आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल निवासी का दर्जा मिलना चाहिए, ये आंदोलन पवार साहब के नेतृत्व में पूरे देश भर चलेगा। और देश भर नहीं, हम विदेश में भी लेके जाएंगे पवार साहब को, क्योंकि संगठन को, बिरसा ब्रिगेड को मानने वाले केवल भारत में ही नहीं है। अभी साउथ अफ्रीका में बिरसा मुंडा की, राघोजी भांगरे की, टंटे भील की जयंती मनाई जाती है। पाकिस्तान में जयंती हुई है, क्योंकि बॉर्डर एरिया गुजरात का जो है, वहां टंटे भील की जयंती हुई है। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। अमोल भाऊ, साउथ अफ्रीका में संभाजी महाराज की जयंती करके बताएंगे हम। शिवाजी महाराज के वंशज अपने आप को कथाकथित वंशज बोल रहे होंगे, वो नहीं। शिवाजी महाराज के ओरिजिनल वंशज आदिवासी है। शिवाजी महाराज का जो प्रशासन था वो आदिवासी संस्कृति के हिसाब से चलता था। शिवाजी महाराज के प्रशासन में मात्र सत्तक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए जिजाऊ माता को पूरा कार्यभार सौंपा गया। यह है उसके पीछे की वास्तविकता। वहां महिला को जितना इंपॉर्टेंट नहीं था, उतना ज्यादा पुरुषों को जितना महत्व नहीं था, उससे ज्यादा महत्व महिलाओं को था। शिवाजी महाराज ने अपने सरदार के हाथ पैर काट डाले थे। कोई जब युद्ध होता था, लूट लेते थे, तो उनके महिलाओं पर बहुत अत्याचार होता था। किसी सैनिक ने शिवाजी महाराज के किया तो उसके हाथ काट डाले शिवाजी महाराज ने और उसको दंडित किया। ये प्रेरणा कहां से आई? ये मनुवादी प्रेरणा नहीं है। बाबूराव शेरमाके को चंद्रपुर के एक ही दिन में फांसी और पीपल के झाड़ में लटका दिया गया। जो सजा संभाजी महाराज को दी गई, बाबूराव शेरमाके को फांसी देने के बाद में ये चूने में, एक रसायन में डाल दिया गया, उनकी बॉडी को पूरा गला दिया गया, चूने की भट्टी में डाल दिया गया। जो संभाजी महाराज के साथ में हुआ है, वो आदिवासी वीरों के साथ में हुआ है। राघोजी भांगरे, उनके पिताजी स्वतंत्र सेनानी, उनकी माताजी स्वतंत्र सेनानी, उनके दादाजी स्वतंत्र सेनानी। बताइए मेरे को, और सब शहीद हो गए।
ऐसा वंश है क्या भारत में? बाप भी स्वतंत्र सेनानी, मां भी, दादा भी, भाई भी, काका भी। ये उदाहरण आपको आदिवासियों में मिलता है। आने वाले 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को, जब कोई आदमी अफ्रीका से देश में आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तो आप जुन्नर से नागपुर आ सकते हो अपनी मांग के लिए। यह आंदोलन है भाई। इस आंदोलन को जिंदा रखना अपना प्रथम कर्तव्य है। जो नेतागण है, आमदार है, विधायक है, मैं उनको भी खुलेआम सामाजिक निमंत्रण देता हूं कि इस इंटरनेशनल गैदरिंग का आप हिस्सा बनिए। साथों साथ एक गलतफहमी निकाल लीजिए कि आदिवासियों में जो बिरसा ब्रिगेड चलता है ये नक्सलवादी संगठन है। थोड़ी और गलतफहमी पाल लीजिए, नक्सलवादियों से भी ज्यादा डेंजर संगठन है। नक्सलवादी सिर्फ बंदूक उठाते हैं, उनके पास तो AK-47 है, उनके पास बम है, हमारे पास पवार साहब है। इससे बड़ा बम है क्या भारत में? इससे बड़ी मशीन है भारत में? यह तो भारत की पॉलिटिकल ऑक्सफोर्ड मशीन है। यह ब्रेन है आदिवासियों के पास में आज। यह ब्रेन आदिवासियों के लिए काम कर रहा है। यह लीडरशिप आदिवासियों के पास में है। इसलिए साथियों, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की बात कर रहे हैं हम दलित भाई को आह्वान करते हैं कि आ जाओ, इस आंदोलन का हिस्सा बनो। हम ओबीसी भाई को आह्वान करते हैं, आ जाओ, इस आंदोलन का हिस्सा बनो। हम मुस्लिम भाइयों को आह्वान करते हैं, आओ, इस आंदोलन का हिस्सा बनो। क्रिश्चियन भाइयों को, सिख भाइयों को भी आह्वान करते हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बनो। और खास करके मराठा भाइयों को भी आह्वान करते हैं कि आप इस आंदोलन का हिस्सा बनो ना बनो, कुछ दिन बाद आपको बनना ही पड़ेगा। अभी आदिवासी को मारे हैं, इसके बाद दूसरा नंबर मराठा है, वेटिंग लिस्ट में है, उसके बाद में ओबीसी है। इतना ही होगा, हम पहले मरेंगे, बाद में आप लोग मरेंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट में ही मरेंगे सब लोग। इसलिए सब लोगों के लिए एक पर्याय है हमारे पास अच्छी लीडरशिप है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी सोच है, एक विजन है, एक दृष्टिकोण है हमारे पास। इस मिशन को सफल बनाने के लिए बच्चे बच्चे को तैयार करो, गांव गांव में कैडर तैयार करो, गांव गांव में शाखाएं बनाओ, महिलाएं, पुरुष, विद्यार्थी, इनकी विंग्स बनाओ। अपना पैसा दो ईमानदारी से समाज के लिए, मिशन के लिए ईमानदारी से दो। ये लड़के जो फुल टाइमर है, ये भूखे पैसे रहते हैं, कभी कभी इनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं रहते। ऐसे कई बच्चे हैं जो एक एक महीना, दो दो महीना अपने घर नहीं जाते हैं। इनको मदद करो, इनको खाना खिलाओ। जो कर्मचारी लोग हैं, वो लोगों ने इनको मदद करना चाहिए। आपका मेहनत का थोड़ा पैसा मिशन के लिए जाना चाहिए। ये आपकी अपनी नहीं, अपने आने वाली लड़ाई है, अपने आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा लड़ी जाने वाली, आखिरी पीढ़ी को बचाने वाली आखिरी लड़ाई है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। यहां पे लड़ाई के मैदान में कोई नेता नहीं रहता, कोई अधिकारी नहीं रहता, सब समान होते हैं, सब सैनिक होते हैं। बिरसा मुंडा ने बोला था कि मिशन में, आंदोलन में आदमी बूढ़ा भी नहीं होता है और मरता भी नहीं है। राघोजी भांगरे ने भी यही बोला, छत्रपति संभाजी महाराज ने भी यही बोला। क्योंकि संभाजी महाराज के साथ में मरने वालों की जो उम्र थी 83 साल, 76 साल, ये उम्र के लोग संभाजी महाराज के साथ में मरे, वो आदिवासी थे। एक आंदोलन की जरूरत है, ये हम सब लोगों के लिए इशारा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं क्योंकि हमारे बीच में पवार साहब आने वाले हैं। एक आप लोग आए, आप लोगों ने इसको संयुक्त रूप से
इतना अच्छा कार्यक्रम किया, किसी ने कलेक्शन नहीं दिया होगा, ईमानदारी से कलेक्शन देना। कोई किताबें नहीं खरीदा होगा, ईमानदारी से किताबें खरीदना। पढ़ने की, लिखने की और लड़ने की आदत डालो। जो बच्चों ने मेरे पास कविता दिए थे, माफ करना मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं भाई, कुछ कारण है, लेकिन मैं अपनी मैगजीन में इसको जरूर छपवाऊंगा, आपको भेजूंगा। जितने आयोजक लोग हैं, इनको बहुत तकलीफ होती है। अधिकारियों से, कर्मचारियों से विनती है, दिल खोल के काम करो, मेहनत करो, उनको पैसा भी दो, तन मन धन से सहयोग करो। ज्यादा घमंड मत करो, मैं अधिकारी हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं सचिव हूं, अपने घर में रख के आओ। समाज के सामने सब समान होते हैं। यहां आप देखते हैं जादव ज्यादा जैसा अधिकारी, बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी है, यहां पे सतरंजी उठाते हैं, बच्चों को पानी पिलाने जाते हैं, जो आईएएस रैंक के ऑफिसर से। यहां शर्म मत करो मिशन में काम करते वक्त, यह पवित्र काम है। आप लोगों से विनती है, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग शांत चित्त से पवार साहब को सुनेंगे। मैं यही आप लोगों से विनती करता हूं, और 15 तारीख के लिए सबको मैं सचेत करता हूं, सामाजिक आमंत्रण देता हूं। जय बिरसा, जय राघोजी, जय टंट्या, जय आदिवासी। धन्यवाद दादा। यानंतर देशाचे नेते माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांस विनंती करतो की आपण समाजास संबोधित करावं। आदिवासी एकजुटीचा, आदिवासी एकजुटीचा, राघोजी भांगरे करे पुकार, टंट्या मामा करे पुकार। जय आदिवासी, जय आदिवासी।